नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो आज से हम लोग एक नए शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग विश्व भूगोल को कवर करने वाले हैं, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास को पूरा किया, जिसमें हमने पढ़ा प्राचीन इतिहास, आधुनिक, मध्यकालीन और उसके अलावा विश्व इतिहास। तो सबको हमने कवर किया है और सबका आपको सेपरेट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा चैनल पे, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इतिहास का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और एग्ज़ाम में उसके वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इतिहास ज़रूर पढ़िएगा। आज से हम लोग भूगोल शुरू कर रहे हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में अपना जोश दिखाइए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और विश्व भूगोल के बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, सब चीज़ को डिस्कस करेंगे डीपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं भूगोल, ठीक है। भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है, ठीक है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल का जो नामकरण हुआ या फिर इस विषय का जो प्राथमिक स्तर है, यानी कि प्राइमरी, अगर हम बात करें प्राइमरी लेवल का जो मतलब व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो यूनान के जो भी निवासी थे उनको जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस, ठीक है, जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। तो जो हिकेटियस थे, ठीक है, जो हिकेटियस उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम क्या था? जस पीरियोडस, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। उसमें ही उन्होंने भौगोलिक तत्वों का क्रमानुसार उसमें समावेश किया हुआ है। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली, ठीक है। तो अगर हम अध्ययन की बात करें, यानी कि स्टडी की बात करें, तो जो स्वतंत्र विषय के रूप में जो भूगोल थी, इसको 19वीं शताब्दी में ही इसको मान्यता मिल गई थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और ये जो 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो भूगोल था वो मनुष्य थे और जो पर्यावरण है उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, ठीक है। अगर इसकी विचारधारा की बात करें तो दो विचारधाराएं थी। यहाँ पे दिया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भूगोल की जनक के बारे में पूछा जाएगा। जो भूगोल है इसके जनक किसे माना जाता है, तो हिकेटियस, ठीक है। जो हिकेटियस है उन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। व्यवस्था उसके बाद दिया गया वर्तमान भूगोल के जनक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया कि जो वर्तमान भूगोल है इसके जनक की बात करें तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। इसी तरह दिया गया व्यवस्थित भूगोल की जनक की बात करें तो इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज जो थे इन्हें व्यवस्थित भूगोल के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जियोग्राफी का शब्द का प्रथम प्रस्तावक, ठीक है। जो जियोग्राफी का शब्द है इसका पहला प्रस्तावक कौन थे, तो ये भी इरेटोस्थनीज, ठीक है। इरेटोस्थनीज थे जिन्होंने जियोग्राफी का शब्द का पहला प्रस्ताव रखा। इसके अलावा दिया गया कि भौतिक भूगोल का जनक, ठीक है। जो भौतिक भूगोल है इसके जनक की बात करें तो पॉलिडोनियम, ठीक है। पॉलिडोनियम जो थे वो भौतिक भूगोल के जनक थे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सांस्कृतिक भूगोल के जनक की बात करें तो कार्ल ओसावर, ठीक है। कार्ल ओसावर, इन्हें सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। इसके अलावा गणितीय भूगोल के संस्थापक की बात करें तो थेल्स, ठीक है। थेल्स और एनेक्सिमिंडर, ठीक है। थेल्स और एनेक्सिमिंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता, ठीक है। जो वर्ल्ड ग्लोब है, विश्व ग्लोब का निर्माता की बात करें तो मार्टिन हैबम, बेहम, ठीक है। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। विश्व मानचित्र के कर्ता की बात करें कि जो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है, विश्व का मानचित्र, तो उसके निर्माणकर्ता की बात करें तो वो किन्हें माना जाता है, तो एनेक्जीमेंडर को, ठीक है। एनेक्जीमेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है। और भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार की बात करें तो स्ट्राबो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको याद रखना है कि भूगोल का जनक कौन हो गया, वर्तमान भूगोल का जनक हो गया। इसी तरह दिया गया गणितीय भूगोल। तो ये सारे जो पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको हमने यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, क्योंकि इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट दिया गया इसको हम लोग समझते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया संभववाद, ठीक है। संभववाद के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या दिया गया है। संभववाद की अगर बात करें तो इसके अनुसार, संभववाद के अनुसार क्या हुआ कि जो मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं,
तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त, ठीक है, प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डीला, ब्लास और फैबरे, ठीक है। तो संभववाद में क्या ये बताया गया है कि जो इसके अनुसार जो मनुष्य है तो वो चाहे तो पर्यावरण में चेंजिंग कर सकता है, परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। जैसे पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा के बहुत सारा यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि उसका कुछ न फर्नीचर बनाने में उसके लकड़ी का जलावन के रूप में करते हैं, उससे जो भी चीज़ें मिलती है उसे हम लोग खाते हैं। तो ये सब क्या है कि अपने इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यही बताया गया संभववाद में। और इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेत्ता कौन है? वाइडल, डीला, ब्रास ब्लास और फैबरे, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, जो कि याद होने वाला है नहीं, बाई चांस वैसे ही आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट दिया गया वो है निश्चयवाद। तो निश्चयवाद की बात करें तो निश्चयवाद के अगर अनुसार हम देखें तो इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो निश्चयवाद में ये बताया गया कि जो हमारा जो भी काम है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगर पर्यावरण में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं हो तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और बहुत जल्द हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो पर्यावरण से हम प्राप्त करते हैं, तो यही चीज़ बताया गया है कि मनुष्य के सारे जो काम हैं वो पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के अगर प्रमुख समर्थक की बात करें तो भूगोलवेत्ता रीटर रेडजेल, ठीक है, यानी कि नवीन निश्चयवाद का संस्थापक, और एलन सैम्पुल और हंटिंगटन, ठीक है, हंटिंगटन। तो ये सारे नाम याद रखिएगा। तो निश्चयवाद में ये बताया गया कि बिना पर्यावरण के हमारा कोई भी चीज़, मतलब सब कुछ पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है, मनुष्य का सारा काम। और इसके ऊपर जो संभववाद में बताया गया था कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, अपने यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट दिया गया वो दिया गया कि भूगोल की कुछ परिभाषाएं दिया गया, ठीक है, अलग अलग लोगों के द्वारा जो भूगोल है इसका परिभाषा दिया गया, इसका डिफिनेशन दिया गया। तो उसको समझते हैं और देखते हैं कि किस कौन सा डिफिनेशन किसने दिया, ये भी पूछा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया है, जो पहला डिफिनेशन दिया गया है कि भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु की ज्ञान प्राप्त कराना है, ठीक है। तो जो इस डिफिनेशन का की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा ये दिया गया तो स्ट्रेबो द्वारा दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि एक ऐसा सब्जेक्ट है भूगोल, ज्योग्राफी, जिसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा विश्व है उसके अलावा जो भी आकाशीय पिंड हो गया, जो भी स्थल है, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा जो भी भू धरातल क्षेत्र है जो जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है, या फिर उसमें देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य जो भी वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो इससे क्या होता है कि इससे ज्ञान प्राप्त होता है भूगोल के पर के जो भी चीज़ है यहाँ पे मेंशन किया गया उसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले डिफिनेशन की तरफ। जो दूसरा डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया यानी कि दूसरा परिभाषा क्या दिया गया है, तो क्लेडियम टॉलमी, ठीक है, क्लेडियम और टॉलमी के द्वारा दिया गया है। बताया गया कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, ठीक है, यानी कि जो भूगोल है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये बताया गया है किसके द्वारा, तो यहाँ पे नाम दिया गया है कैलेडियम टॉल और टॉलमी के द्वारा ये डिफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करें यानी कि अगला जो यहाँ पे थर्ड नंबर दिया गया है, बताया गया कि भूगोल वह विज्ञान है, ठीक है, वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया, सिर्फ पृथ्वी के बारे में मेंशन किया गया कि पृथ्वी एक स्वतंत्र ग्रह है और ठीक उसके रूप में मान्यता देते हुए जो भी उसके लक्षण हो गया वो उसके द्वारा जो घटनाएं होती है उन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो ये कार्ल रीटर के द्वारा डिफिनेशन दिया गया, किसके द्वारा? कार्ल रीटर के द्वारा। अगला यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है चौथा नंबर, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, मतलब उतना ही भाग के बारे में इसमें अध्ययन के बारे में बताया गया कि जिसमें जो रहने के स्थान है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। तो ये कोई खास डिफिनेशन नहीं हुआ क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहाँ हम लोग रह नहीं सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं थी, इसको याद रखिएगा कि कौन सा परिभाषा किसने दिया था, डायरेक्टली पूछा भी जाता है इसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं ब्रह्मांड को, ठीक है। तो ब्रह्मांड के बारे में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और
यहाँ तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि भूगोल का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और इसका जनक कौन, मतलब किस चीज़ के जनक कौन थे। उसके अलावा हम लोग दो चीज़ें पढ़े, एक संभववाद, निश्चयवाद, उसके बाद कुछ परिभाषाएं पढ़े हैं। अब ब्रह्मांड को शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। नंबर 1 ब्रह्मांड ही दिया गया। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो इसका जो पॉइंट दिया गया, पहला पॉइंट, कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, जो अस्तित्वमान हो गया, द्रव हो गया और फिर ऊर्जा हो गया, तो इन सारे का जो सम्मिलित रूप है, ठीक है, सबको मिला के जो एक रूप बनता है, उसको ही क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। तो पहला तो ये दिया गया कि जो भी अस्तित्वमान हो गया, यानी कि जो अस्तित्व में है, ठीक है, चाहे वो द्रव हो या फिर ऊर्जा, सबके सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। और जो दूसरा पॉइंट दिया गया, इसमें यह बताया गया कि छोटा से छोटा चीज को लेके बड़ा से बड़ा जो चीज है, जो जैसे कि महाकाय यानी कि बहुत बड़ा जो आकाश गंगा है, जैसे उन सब के इसका एक सम्मिलित रूप है, उसको ही हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, उसको ही क्या कहा गया, ब्रह्मांड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में बताया गया है जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, उस मतलब इस सब सिद्धांत के थ्रू यही चीज़ पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो चलिए उन सारे सिद्धांत को देखते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी यहाँ पे दिया गया है, जिसका मतलब होता है महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है महाविस्फोट सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत था, डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत था ये दिया गया था एब जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक है, एब जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। दूसरा जो यहाँ पे दिया गया है, दूसरा पॉइंट क्या दिया गया, साम्य व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या फिर स्थिर अवस्था संकल्पना, जिसको स्टेडी स्टेट थ्योरी बोला जाता है। तो ये दिया गया थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा। ठीक है, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा ये जो सिद्धांत है स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये दिया गया। तो ये दोनों बिग बैंग थ्योरी हो गया या फिर स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको याद रखना है कि जॉर्ज लेमेंतर द्वारा ये बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, जबकि थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी के द्वारा स्टेडी स्टेट थ्योरी दिया गया था। और भी यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि तीसरा सिद्धांत दिया गया पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दोलन सिद्धांत। ठीक है, दोलन सिद्धांत अगर इसकी बात करें कि किसने दिया है, तो डॉक्टर एलन संजेडा। ठीक है, डॉक्टर एलन संजेडा ने दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को दिया। सेम वे में अगर देखें तो नेक्स्ट जो यहाँ पे सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत, जिसको इन्फ्लेशनरी थ्योरी बोला जाता है, इन्फ्लेशनरी सिद्धांत। तो इसको दिया किसने है, तो अलेन गुथ ने दिया है। ठीक है, इसको किसने दिया, अलेन गुथ। अब इसके बारे में एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, यानी कि इसको ज़्यादा माना जाता है। ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, इसको ही ज़्यादा माना जाता है। और इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। और ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया जब इसको पढ़ रहे थे कि एब जॉर्ज लेमेंतियर ने इस सिद्धांत को दिया। जो कौन थे, एक खगोलज्ञ और पादरी भी थे, कहाँ के, तो बेल्जियम के थे। बाद में रॉबर्ट वेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की और इसको बाद में एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया, तो रॉबर्ट वेगोनेर के द्वारा इस सिद्धांत की व्याख्या की गई। तो यहाँ पे पहला उसी के बारे में दिया गया महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो उसके अनुसार जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया। तो दिया गया कि महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार जो पहला पॉइंट है उसको समझते हैं। तो दिया गया कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। तो इसमें यह बताया गया कि जो पहला पॉइंट है कि जो भी मतलब पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ है वो एक छोटे, बहुत छोटे गोलक के रूप में थे, एकाकी परमाणु के रूप में थे, एक ही स्थान पर स्थित थे, और जिनका आयतन बहुत छोटा था और तापमान तथा घनत्व अनंत था, यानी कि जिसका पता लगाना मुश्किल था। दूसरा जो पॉइंट दिया गया कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा संकेंद्रण हुआ जिसके कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। तो उसके बाद वो जो बिंदु था उसमें विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट बोला गया, यानी कि बिग बैंग कहा गया। ठीक है, तो वो जो विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखरा हुआ, और जो वो विस्फोट हुआ उससे ही अलग अलग जो पदार्थ थे उनका बिखराव हुआ, यानी कि वो बिखर गए, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। उसके बाद ही कुछ सामान्य पदार्थ का निर्माण हुआ। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने,
ठीक है। तो जो भी काले पदार्थ है वो भी इस मतलब अलगाव के कारण ही बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, और उसके ही समूहन यानी कि वो जब ग्रुपिंग हुए, ग्रुप, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अनेक ब्रह्मांडीय पिंड था उसका सृजन हुआ, उसका शुरुआत हुआ। वैज्ञानिकों के विश्वास है, जो भी मतलब वैज्ञानिक है उनका विश्वास है कि जो महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो ये बहुत साल पहले हुआ था, जैसे अनुमानता बताया गया है कि 13.7 अरब साल पहले हुआ था। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। तो जब विस्फोट हुआ उसके मतलब 10.5 अरब साल बाद क्या हुआ कि जो सौरमंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उसका विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो आप सोलर सिस्टम के बारे में बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, जिसमें क्या चीज़ शामिल होता है, एक सन होता है, उसके अलावा जो भी प्लेनेट यानी कि ग्रह है, और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो इन सब का निर्माण लगभग कब हुआ था, तो आज से 4.5 अरब साल पहले निर्माण हुआ था। ऐसा बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बताया गया और वैज्ञानिकों का अनुमान है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। और ये बताया गया है कि इसी तरह जो मतलब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इसका मतलब अनुमान लगा के बताया गया कि यही ज़्यादातर मतलब सही है, और इस तरह से ही इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। और जब निर्माण हुआ उसके बाद से इसमें विस्तार अभी भी हो रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया गया। तो जो भी आकाशगंगा है उनके बीच में क्या हो रहा है कि दूरी बढ़ रहा है। तो ये इसका क्या है कि मतलब एक प्रूविंग पॉइंट है, जिससे ये चीज़ प्रूव किया गया कि इसके बीच में जो दूरी है वो बढ़ रहा है, यानी कि अभी भी इसमें विस्तार जारी है। नासा जो है, ठीक है, नासा का नाम आपने सुना होगा। तो नासा ने 2001 में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। तो जो नासा है 2001 में मैप के द्वारा क्या किया था, अनुसंधान में इसकी एक पुष्टि की थी कि ऐसा जो बताया गया है वो सही है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार, जो लगातार जो ब्रह्मांड है उसमें विस्तारण की वजह से साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। तो जो एडविन हब्बल है एक टेलीस्कोप है, ठीक है, एडविन हब्बल जो एक टेलीस्कोप है और उसका योगदान उल्लेखनीय है। उससे ही पता चलता है कि विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों के सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार में साक्ष्य रूप माना जा रहा है। ठीक है। तो जो रेड शिफ्ट है यानी कि क्या हो रहा है कि जो विस्तार हो रहा है, तो ये सब उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा जो अगर हम आधुनिक अध्ययनों में बात करें तो जो सुपरनोवा है उसका अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य रूप में माना जा रहा है। तो ये सारे जो मतलब विस्फोट वगैरह हो रहा है, इससे ये माना गया कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो ज़्यादा सही है। चलिए यहाँ पे एक नोट दिया गया, नोट को समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया। तो नोट में दिया गया कि नासा है उसके द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हुई हेतु मैप परियोजना यानी कि माइक्रोवेव एंटीसोट्रॉपी प्रोब, इसको शॉर्ट में मैप बोला गया, इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो डेविड विलिंगसन के नेतृत्व में किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है, ठीक है, और ये जो मैप है ये क्या है, एक तरह का खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है, और इससे जो भी मतलब पिक्चर लिया गया उससे ये चीज़ प्रूफ होता है कि जो बिग बैंग बताया गया वो मतलब सही है। 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। और 11 फरवरी 2013 ईस्वी को मतलब इसी आधार पर जो नासा है उसने ये निर्धारित किया कि जो ब्रह्मांड है, ठीक है, जो यूनिवर्स है उसकी आयु कितनी है, तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पुराना है। डेविड विलिंगसन के सितंबर 2002 ईस्वी में निधन के पश्चात उसके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्लू मैप यानी कि विलिंगसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। तो जो जिनके नेतृत्व में ये शुरू किया गया था मिशन, जिसका मैप रखा गया था, उसको बाद में चेंज कर दिया गया, ठीक है, विलिंगसन के नाम पे रख दिया गया, उनका नाम आगे जोड़ दिया गया। ठीक है। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है,
दिया गया कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 20 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में सर्न बोला गया, ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, यानी कि 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हेडन कोलाइजर, ठीक है, जिसको LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। तो ठीक है कि जो ब्रह्मांड के रहस्य है उसको जानने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया, जो कब किया गया, 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सर्न बोला जाता है, ठीक है, उसके जो कि जिनेवा में पृथ्वी की सतह से, जो पृथ्वी का जो हमारा सतह है, सरफेस है, उससे 50 से 175 मीटर नीचे और 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ज हेडन कोलाइजर, जिसको शॉर्ट में LHC बोला गया, उस इस नामक महाप्रयोग को सफलतापूर्वक किया गया। अगला जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया, ये दिया गया कि सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा, ठीक है। तो सितंबर 2008 में ये जो प्रयोग किया गया, ये एक बार असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया। इसमें प्रोटॉन बीमों की लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। तो इसमें हुआ ये कि जो मतलब प्रोटॉन का बीमा है, जो बीमे है, ठीक है, जो उसका बीम ऑफ लाइट निकलता है, उसको जो प्रकाश की गति यानी कि लाइट का जो स्पीड है उस गति से टकराया गया तथा जो हिग्स बोसन का निर्माण करने का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। तो एक पार्टिकल है जिसको गॉड पार्टिकल बोला जाता है, जिसका नाम हिग बोसन रखा गया, ठीक है, हिग बोसन। तो उसमें ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड का रहस्य है वो उसमें ही छिपा हुआ है, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सन ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसन से, तो जो सर्न था उसने क्या किया, सर्न ने क्या किया कि 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। तो उसने एक सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज करने में सफलता हासिल किया। कब किया, तो वो किया गया सर्न के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, सर्न के द्वारा किया गया। कब, तो 4 जुलाई 2012 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में अगर इसकी हम बात करें, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ब्रह्मांड के जो रहस्य है उसको जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अगला अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है, एक नोट दिया गया है। नोट में ये बताया गया कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बोसन थ्योरी पर आधारित थी, ठीक है। तो ये किस पे आधारित थी, तो जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, तो उनका एक बोसन थ्योरी था, उस पर ही आधारित था, जो किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल का जो परमाणिक अवधारणा है उसको पेश किया था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्मांड की अगर व्यास की बात करें, ठीक है, उसके रेडियस का, तो 10 प्रकाश वर्ष से ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी, यानी कि जो गैलेक्सी है वो लगभग मतलब 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं, और एक अगर मंदाकिनी की बात करें तो उसमें लगभग 100 अरब तारे हैं। तो समझ सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड वो कितना बड़ा है। मंदाकिनी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मंदाकिनी के बारे में यहाँ पे ये दिया गया है कि तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तो मंदाकिनी किसको कहा गया है, गैलेक्सी, ये तारों का समूह है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। और जो क्या है कि जो तारा निर्माण प्रक्रिया है उसके शुरुआत का ये गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है, ठीक है। तो इसे ही मंदाकिनी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है इसका भी खुद का अपना एक गैलेक्सी है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो उसको आकाश गंगा, ठीक है, उसको आकाश गंगा या फिर दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है, उसको मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% यानी कि 80% भाग सर्पिल है, यानी कि स्पाइरल है, और इस मंदाकिनी के सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो ये जो हमारा मंदाकिनी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, यानी कि दुग्ध मेखला या फिर आकाशगंगा भी बोलते हैं, तो उसका जो 80% भाग जो कैसा है, स्पाइरल है। स्पाइरल किसको बोलते हैं, जो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है उसको स्पाइरल बोला जाता है, ठीक है। तो और बात करें कि जो ये हमारा मंदाकिनी है इसको सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि
आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। तो आकाशगंगा का जो सबसे नज़दीक मंदाकिनी की बात करें कि जो आकाशगंगा के सबसे नज़दीक एक और मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, जिसका नाम एंड्रोमेडा रखा गया है यानी कि देवयानी रखा गया है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी की बात करें तो वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। ठीक है, जो ड्वार्फ मंदाकिनी है इसको सबसे अभी हाल ही में इसको खोजा गया। ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी को अभी हाल ही में खोजा गया है। ओरियन नेबुला, ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तो जो ओरियन नेबुला है वो क्या है, एक शीतल और चमकीले तारों का समूह है। ठीक है, और किसका पार्ट है, तो आकाशगंगा का पार्ट है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्याय ब्रह्मांड देखना है। ठीक है, तो अगर तारों के बारे में ज़्यादा से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, तो जो भौतिक है, ठीक है, भौतिक का जो अध्याय है, यानी कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो अगर ब्रह्मांड पढ़ेंगे उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे का जो हम लोग सेशन लाएंगे उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, तो सौरमंडल के बारे में। उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।